नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत। 2014 और 2019 इन दोनों ही लोकसभा चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को पूर्ण बहुमत वाली सरकारें मिली, तो उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन और अहम रोल उत्तर प्रदेश का था। 2014 में 70 से अधिक सीटें और 2019 में 60 से अधिक सीटें, 64 सीटें, और उसी के बल पर 282 और 303 सीटें आई। अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार गई थी 2004 में, उत्तर प्रदेश में अपेक्षित सपोर्ट और समर्थन और सीटें ना मिलने की वजह से वो सत्ता से बाहर गई थी। और 2024 में भी नरेंद्र मोदी की सत्ता अगर थोड़ी डामाडोल होती हुई दिखाई दी 4 जून को जब नतीजे आ रहे थे, तो उसकी बड़ी वजह भी उत्तर प्रदेश ही रहा। आज इसकी मीमांसा करेंगे, कहाँ गड़बड़ी रह गई, कहाँ कमियां रह गई और कौन सी गलतियां थी जो भारतीय जनता पार्टी को ले बैठी। जो अंदरूनी कलह है, टिकटों का जो बंटवारा है, संगठन के लेवल पर और टॉप लेवल पर जो कुछ कमजोरियां कमियां रही हैं, वो अब खुल करके धीरे धीरे सामने आ रही हैं। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के हृदय स्थल में बैठे हैं वीरेंद्र नाथ भट्ट जी। पत्रकारिता का लंबा अनुभव है, बहुत विशद व्याख्या करते हैं और उत्तर प्रदेश के कोने कोने से परिचित हैं। हमारे मित्र हैं और जब उनसे आग्रह किया गया कि आज थोड़ा इस विषय पर भी तटस्थ और स्वतंत्र रह करके हम लोग क्यों ना मीमांसा करें, और अब अगर उत्तर प्रदेश को बचाना है, यानी विधानसभा चुनाव में तीसरी बार सरकार बनानी है, तो क्या करना होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो सीधे जुड़ लेते हैं वीरेंद्र नाथ भट्ट जी के साथ और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते वीरेंद्र जी, अभी तक तो आपने भी 12-13 दिन हो गए हैं, चीजें समझ में आ गई होंगी। मोटे तौर पर ऐसी कौन सी गलतियां रही कि भारतीय जनता पार्टी 62 से सीधे टपक करके 33 सीटों पर रह गई, और जिस समाजवादी पार्टी को 2004 और 2014 और 2019 में केवल 5-5 सीटें मिली, वो एकदम छलांग लगा करके 37 सीटों पर पहुंच गई। कौन से बड़े कारण आप मानते हैं? देखिए, सबसे बड़ा कारण तो ये है कि 2013 जून में अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री बने थे। तब मेरी पहली बार मुलाकात हुई थी। वो अयोध्या आए थे और उन्होंने लखनऊ में सारे पत्रकारों से, संपादकों से, ब्यूरो चीफ से और तमाम मुख्य लोगों से यहाँ मुलाकात की। सबसे मिले, बहुत ही विनम्रता से मिले। बड़ा अच्छा इससे इम्प्रेशन जनरेट हुआ। तब बीजेपी ने नारा दिया था कि जो गैर यादव जो पिछड़ा वर्ग है और जो गैर जाटो जो वर्ग अनुसूचित जाति का है, शेड्यूल कास्ट का है, उस पे बीजेपी अपना ध्यान केंद्रित करेगी। 2014 में इस पर ध्यान दिया गया और बीजेपी को जबरदस्त सफलता मिली। 72 उसके जीते सांसद और 2 जीते अपना दल के, जो कि बीजेपी का एक एलआई है, गठबंधन सहयोगी है। और उसके बाद 2017 का चुनाव आया असेंबली का। फिर बीजेपी को इसी नारे पर बहुत जबरदस्त सफलता मिली और 403 में 325 सीटें बीजेपी को मिली अपने गठबंधन के साथियों को संग मिला करके। फिर 2019 का लोकसभा चुनाव आया। इस लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने गठबंधन किया, लेकिन बीजेपी ने अपना किला बचाया और 64 सीटें और उसको मिली, 62 खुद को और 2 मिली उसके सहयोगी को, अपना दल को। बहुजन समाज पार्टी को 10 सीटें मिली, समाजवादी पार्टी को 5 मिली और राष्ट्रीय लोकदल को 1 भी नहीं मिली। 2024 आते आते ये मामला एकदम पलट गया। अब सवाल ये पलट क्यों गया? सबसे पहली बात तो ये है
कि बीजेपी ने जो समावेशी विकास का जो जो एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट का, या जो दीनदयाल उपाध्याय का जो सपना था, अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति का विकास, जिसका नारा दिया था नरेंद्र मोदी ने, सबका साथ सबका विश्वास, सबका प्रयास भी जोड़ दिया बाद में। तो 2024 में इस समावेशी डेवलपमेंट के मॉडल को धक्का लगा और जाति आधारित जो अस्मिता की राजनीति है, जो जाति आधारित जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, कि हम जो है एक जाति को जो है को गाली दे करके दूसरी जाति को अपने पीछे गोल बंद कर लेंगे और थोड़ा मुसलमानों का वोट मिला लेंगे, थोड़ा थोड़ा इनका ले लेंगे और हम काम चलाऊ सरकार बनाने लायक वोट मिल जाएगा, सीटें मिल जाएंगी, सरकार बना लेंगे। तो बीजेपी जो 4 चुनाव में, 2 लोकसभा और 2 विधानसभा चुनाव में जाति की राजनीति की उभार को जो बीजेपी ने रोके रखा, 24 में बीजेपी का ये जो एक बाड़ा था, जो एक प्रोटेक्टिव जो बीजेपी ने एक वॉल बनाई थी, वो दीवार ढह गई। अब वो क्यों ढह गई, इसकी पड़ताल कोई नहीं कर रहा। बीजेपी का व्यक्ति कोई प्रवक्ता भी नहीं बता रहा कि भैया ये जाति की राजनीति का जिन्न 10 साल के बाद बोतल के बाहर फिर कैसे आ गया। ये है असली समस्या की जड़ जो हुआ है। और ये कहा जाता है ना कि सक्सेस हैज मेनी फादर्स एंड द फेल्योर इज ऑर्फन। सफलता के बहुत दावेदार होते हैं, लेकिन अगर असफलता है तो वो फिर अनाथ होती है, उसको कोई लेना नहीं चाहता। तो बीजेपी में आज यही समस्या है कि आज कोई जो है उस असफलता को कोई जो है लेना नहीं चाहता, उसका जिम्मा लेना नहीं चाहता। अब इस बार हुआ क्या, मैं आपको आंकड़ा बता दूं कि बीजेपी का वोट कम हो रहा है, इसकी चेतावनी 2022 में मिल गई थी। 2019 में बीजेपी को 4 करोड़ 28 लाख वोट मिले थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में 3 करोड़ 80 लाख वोट मिले, यानी 48 लाख वोट कम हो गए। अगर 2019 की तुलना में 2024 के वोटों को देखें तो वोट मिले 3 करोड़ 62 लाख, यानी 19 की तुलना में लगभग 66 लाख वोट कम हो गया। तो ये इतना बड़ा वोट कम कैसे हुआ? आपने पूरे उत्तर प्रदेश में पिछले 5-7 सालों में मुसलमानों को केवल मुसलमानों को पीएम आवास योजना में 20 लाख मकान दिए गए। यदि अगर 20 लाख मकानों में केवल ये मान के चले कि केवल 2 ही वोटर थे, तो 40 लाख वोट तो यही मिलने चाहिए थे। क्या हुआ आपका नारा सबका साथ सबका विकास का? कहाँ गए ये 40 लाख मकान? आपका बड़ा दावा था कि हमने ट्रिपल तलाक को खत्म कर दिया है, हमने पासमानदा पिछड़े वर्ग के मुसलमानों को बहुत लाभ दिया है, हमको उसका लाभ मिलेगा, यानी इसका लाभ आपको नहीं मिला। और आपका संगठन इस चीज को भांप नहीं पाया कि इस तरह की तमाम योजनाओं का लाभ देने के बावजूद भी आपको इसका समर्थन नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, बड़ा दावा किया जाता है, बड़ा डंका बोला जाता है, अब तो बीजेपी के लोग भी मजाक उड़ाते हैं कि ये सब हमारे पन्ना प्रमुख हैं, ये खंबा प्रमुख हैं। अब पन्ना प्रमुख की जिम्मेदारी है कि एक A4 साइज के पेपर में करीब 35 या 40 नाम होते हैं वोटरों के, वो उनसे संपर्क करेगा। तमाम जिलों से ये शिकायतें आ रही हैं कि पन्ना प्रमुखों की जो सूची उम्मीदवारों को थमाई गई, ऐसे पन्ना प्रमुख नाम के कोई लोग थे ही नहीं। उनके नाम थे, पते थे, फोन नंबर थे, वो फोन नंबर मौजूद ही नहीं थे, या थे तो किसी और के पास थे। तो ये संगठन की इतनी बड़ी जो असफलता है, इसका दोषी कौन है? और तमाम जिलों से ये शिकायत आई कि ज्यादातर जिला अध्यक्ष, सिटिंग विधायक और भूतपूर्व विधायक और संगठन के और पदाधिकारियों ने उम्मीदवार का साथ नहीं दिया। ये भी शिकायतें आई। अगर जिलों में मतभेद है और अगर और संगठन में मनमुटाव है, उसको इस आग को बुझाने के लिए, इस झगड़े को सुलझाने के लिए पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने, संघ ने, केंद्रीय नेतृत्व ने क्या किया, किसी को नहीं पता है। कल की तारीख तक संगीत सोम और संजीव बालियान में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और जूते में दाल बट रही है और मानहानि के नोटिस दिए जा रहे हैं, एक दूसरे की ओर से षड्यंत्र के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन पार्टी नेतृत्व इस आग को रोकने के लिए कुछ कर रहा है, ऐसा अभी तक मेरे जो है जानकारी में नहीं आया है। या आप भी देख रहे हैं, अब आप करीब बैठे हैं।
तो क्या हो रहा है, हर जिले से, हर क्षेत्र से प्रत्याशियों ने आकर के यूपी में नेतृत्व को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और सबने ये ठीकरा अपने अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं पर, कैडर पर, जिन लोगों के कंधों पर जिले में चुनाव प्रचार चलता है, उनको असहयोग के लिए उन पे आरोप लगाया है। फतेहपुर में जो केंद्रीय राज्य मंत्री थी साध्वी निरंजना, वो चुनाव हार गई। उन्होंने चुनाव के परिणाम के तुरंत बाद ही भीतरघात का, सबोटेज का आरोप लगाया था और वहां से समाजवादी पार्टी का एक बहुत ही अनजान सा चेहरा, हालांकि वो था प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम, वो वहां चुनाव जीत गए। वो कैसे जीत गए, किसने भीतरघात किया, ये कोई नहीं बता पाया। ये अभी इसकी जिम्मेदारी तय नहीं हुई है। फिर आते हैं कि ये बात सही है कि जो बीजेपी के संगठन की जो अपनी कमजोरियां थी, जो इनकी अंतर्कलह थी और जो कैंडिडेट्स की जो अलोपेता थी, ये तो बीजेपी के ऊपर एक बर्डन था ही, एक बोझ था ही। इस बोझे को ये और बढ़ा दिया जो नारा था अब की बार 400 पार। तो अपोजिशन को के प्रचार को इस मुद्दे ने बहुत धार दे दी कि देखो अब की बार आएंगे, 400 पार लाएंगे, संविधान को खत्म करेंगे और दलित और पिछड़े वर्ग का आरक्षण समाप्त कर देंगे। अयोध्या के फैजाबाद के सांसद जो उम्मीदवार थे लल्लू सिंह ने तो बयान तक दे दिया कि हमको 400 सीट चाहिए, हमको जो है संविधान को बदलना है। उन्होंने ये नहीं बताया कि संविधान किस लिए बदलना है, संविधान में क्या कमियां आ गई हैं, या ऐसा कौन सा बड़ा कल्याणकारी कार्य है जो सरकार संविधान को बदले बगैर कर ही नहीं सकती। उन्होंने ये कुछ नहीं बताया, लिहाजा अफवाह फैलती गई। और जब सेकेंड फेज में जब ये एहसास हुआ केंद्रीय नेतृत्व को, तब प्रधानमंत्री ने मोर्चा संभाला और उन्होंने कर्नाटक और बंगाल में जिस तरीके से सारे मुसलमान, पूरे समाज को बैकवर्ड के खाते में डाल दिया गया, सारे मुस्लिम समाज को बैकवर्ड डिक्लेयर कर दिया गया, यहाँ तक कि जो उसमें अपर कास्ट होता है जिसको अशराफिया बोलते हैं, शेख सैयद तुर्क पठान, उनको भी पिछड़ा बना दिया गया। तो और उन्होंने ये आरोप लगाया कि ये अपोजिशन पार्टीज हिंदू बैकवर्ड कास्ट के लोगों के आरक्षण के हित पे डाका डाल रही है, लेकिन इसका असर नहीं हुआ। अब ये बात हो गई, तो सवाल ये है कि इसकी पड़ताल कौन करेगा और इसके जिम्मेदार कौन है। फिर ये अखिलेश यादव का ये लगातार जो उन्होंने मामला उठाया बेरोजगारी का, लगातार मामला उठाया पेपर लीक होने का। उन्होंने तो आंकड़ा भी दिया कि 80 लाख लोग बैठे थे और 80 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। अगर इसको 80 सीटों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का कम से कम 2 लाख वोट कम होगा। अब प्रत्येक क्षेत्र में 2 लाख तो कम नहीं हुआ, फिर भी 66 लाख तो कम हो ही गया, और 66 लाख में बहुत कम वोट नहीं होता है। और दूसरा मामला जो उन्होंने उठाया अग्निवीर का, उन्होंने ये भी जोड़ दिया कि साहब जिस तरीके से सेना में जो है अग्निवीर की भर्ती हो रही है और कॉन्ट्रैक्ट पे और ठेके पे भर्ती हो रही है, वही काम पुलिस में भी होगा। और अखिलेश की ये आशंका सही भी साबित हो गई। अभी 3 दिन पहले यूपी पुलिस ने एक विज्ञापन निकाला कि पुलिस में उप निरीक्षक यानी अकाउंटेंट जो ऑफिस के बाबू होंगे, उनकी नियुक्ति संविदा पे की जाएगी। और आनंद फानन में उसको वापस ले लिया गया और कहा गया साहब ये गलती से जारी हो गया, त्रुटिवश जारी हो गया। तो क्या जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार थे, क्या वो अखबार नहीं पढ़ते हैं? क्या उनको जानकारी नहीं है कि क्या हो रहा है? और यदि आपको कॉन्ट्रैक्ट पे नियुक्ति करनी थी तो इसमें अपराध क्या है? यूपी में ऑलरेडी 3 लाख से ज्यादा कर्मचारी संविदा पे काम कर रहे हैं, चाहे वो कलेक्ट्रेट का दफ्तर हो, चाहे वो कमिश्नर का दफ्तर हो, चाहे वो पुलिस का दफ्तर हो, किसी विभाग का दफ्तर हो, और आज से नहीं कर रहे हैं, पिछले 25-30 साल से कर रहे हैं। आज की तारीख में यूपी पावर कॉर्पोरेशन और जो इसकी 4 सहायक कंपनियां हैं, दक्षिणांचल है, पश्चिमांचल है, पूर्वांचल है और मध्यांचल है, इनमें जितने भी लाइनमैन हैं या जितने भी सब स्टेशन का स्टाफ है, ये सारे के सारे संविदा कर्मचारी हैं, आज से नहीं है, 25 साल से हैं। तो सरकार को इतना अपराध बोध क्यों था कि आपने त्रुटिवश निकाल लिया कि साहब ये गलती से निकल गया? अरे आप ये कहते हैं कि ये हमारा नीतिगत निर्णय है और ये कोई योगी सरकार का निर्णय नहीं है। इसका तो पॉलिसी डिसीजन केंद्र सरकार में 1991 जुलाई में हो गया था और ये सभी राज्यों में है। आज कम से कम अकेले केंद्र सरकार में पूरे देश में 10 लाख के आसपास संविदा पे कर्मचारी काम कर रहे हैं और आज से नहीं कर रहे हैं।
वो भी 30 साल हो गया है। और ये कॉन्ट्रेक्चुअल फॉर्म ऑफ अपॉइंटमेंट अब हर जगह हो रहा है, क्योंकि सरकार अपना वेज बिल कम करना चाहती है। तो भी ये हो गया। अब ये तो हुई जो अब तक की बात है। अब आप बात कर लेते हैं जो मामला राजनीतिक है, जिसका साफ जवाब दिया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य का मुख्यमंत्री जहां 80 लोकसभा सीटें हैं, यूपी के इतिहास में पहला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो लगातार दूसरी बार चुनाव जीत 5 साल का शासन करने के बाद बिना एंटी इनकम्बेंसी के वो दोबारा मुख्यमंत्री बने। योगी के पहले 5 साल के कार्यकाल में 2 साल तो बर्बाद हो गए कोविड में, 20 और 21। आपको मालूम है पूरे प्रदेश में क्या हाल था, पूरे देश में क्या हाल था। 2-2 बार लॉकडाउन हुआ, लाखों मजदूर जो है महाराष्ट्र से और गुजरात से और हरियाणा से, पंजाब से लगभग 2 करोड़ मजदूर वापस आया। और उसमें सारे वापस नहीं गए, उसमें बड़ी संख्या में लोगों को यही रोजगार मिल गया, वो वापस नहीं गए। और यूपी के लेबर के तमिलनाडु वापस ना जाने से त्रिपुर की होजरी इंडस्ट्री में लेबर का संकट खड़ा हो गया, वहां इकाइयां बंद हो गई। और ये खबरें तमिलनाडु से भी आई हैं, सारे अखबारों में छपी हैं। ये सब हो गया और सरकार दोबारा बनी। हालांकि 2017 की तुलना में सीटें कम हो गई, फिर भी 403 में 255 सीटें आई और एलाइज की सीटें भी आई। तो वो आंकड़ा 270 अब लगभग 275 है आरएलडी के आने के बाद। ऐसा मुख्यमंत्री ना तो बीजेपी के केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर है, ना वो केंद्रीय चुनाव समिति का मेंबर है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का मेंबर है, ना ही यूपी के मुख्यमंत्री का कैंडिडेट के चयन में, सिलेक्शन में कोई रोल ही नहीं था। ये तो हाल है आपके बीजेपी के हाईकमांड के माइक्रो मैनेजमेंट का। यूपी ऐसा अगर ये देश होता तो दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश होता आबादी और एरिया के आधार पे। उस प्रदेश के मुख्यमंत्री को कोई भूमिका दी ही नहीं गई। तो जब मुख्यमंत्री के पास कोई पॉलिटिकल भूमिका होगी नहीं, तो उस मुख्यमंत्री का प्रदेश के संगठन पे क्या नियंत्रण होगा, और वो कितनी बार लोग उनकी सुनते होंगे। योगी आदित्यनाथ ने 200 से ज्यादा मीटिंगें की हैं, 200 से ज्यादा। इतना एग्रेसिव कैंपेन किसी मुख्यमंत्री ने आज तक यूपी की नहीं किया, उसके बाद ये हाल है। वीरेंद्र जी, एक मैसेज मेरे पास सुबह सुबह आज आया और उसमें जो लिखा है थोड़ा सा डिटेल है, मैं आपको सुना देता हूँ, अक्षरशः सुनाता हूँ दर्शकों को भी, आपको भी। इसमें लिखा है कि कुछ बातें लिखनी नहीं चाहिए, फिर भी लिख रहा हूँ। लखनऊ में राजनाथ सिंह जी भाजपा के कैंडिडेट थे। पूरे लखनऊ में एक भी बड़ा वृहद कार्यक्रम नहीं हुआ। भाजपा के कुछ पदाधिकारी कार्यक्रम के लिए डेट बताते फिर टाल जाते। ऐसा करते करते सप्ताह निकल गया। फिर संघ ने लोकमत परिष्करण नाम से लखनऊ के प्रबुद्ध वर्ग का एक बड़ा कार्यक्रम किया। वही एकमात्र कार्यक्रम लखनऊ में हुआ। ये कार्यक्रम पूरी तरह संघ के द्वारा आयोजित था। इसमें आई प्रत्येक संख्या संघ द्वारा बुलाई गई थी। इसमें प्रत्येक कार्यकर्ता संघ का था, इसलिए ये कहना कि संघ ने समर्थन नहीं किया समझ के बाहर है। प्रश्न यह है कि बलिया में जमीन से कट चुके नेताजी के पुत्र को टिकट दिया गया। प्रयागराज में राजनीति से बहुत मतलब ना रखने वाले नेताजी के पुत्र को टिकट दिया गया। श्रावस्ती से इतने बड़े ब्यूरोक्रेट के सुपुत्र को टिकट दे दिया गया कि उन्होंने किसी विधायक, प्रचारक, कार्यकर्ता से निवेदन ही नहीं किया। कैसरगंज से भी जब नेताजी के पुत्र को ही टिकट देना था तो पहले बता देना था। ठाकुरों में भी आशंका हुई कि भाजपा टिकट काट रही है और जाटों में आशंका हुई कि भाजपा टिकट जरूर देगी। जौनपुर में संघ के पूर्व प्रचारक शत्रुद्र प्रताप अच्छे से लगे थे। विशेष रूप से गैर ठाकुरों में उन्होंने बहुत अच्छी छोटी छोटी सभाएं की, लेकिन आपने अचानक पूर्व कांग्रेसी और उद्योगपति कृपा शंकर सिंह को मैदान में उतार दिया। मिर्जापुर में भी अपना दल के संस्थापक की बिटिया चुनाव लड़ी तो उन्होंने सोनभद्र के ऐसे परिवार को टिकट दिया जो सवर्णों को गाली दे रहा था। लखीमपुर में अजय मिश्रा टहनी को दे दिया, जिनके विरोध में पंजाबी भी थे और कुर्मी भी थे।
उनको टिकट देने से हवा ऐसी बही कि सीतापुर की दोनों भाजपा की सुरक्षित सीटें भी चली गई और लखीमपुर तो हाथ से गया ही। बाराबंकी में तो बोहनी ही खराब हो गई। जिसको पहले दिया उसका रशियन औरतों के साथ एक वीडियो वायरल हो गया। जब तक बदलते बात खराब हो गई। घोसी में लड़ाया गया ओपी राजभर के लड़के को। खुद से गड्ढा खोदो और कहो कि संघ के स्वयंसेवक और भाजपा के कार्यकर्ता निष्क्रिय हो गए। जब आपको भी नेताओं, ब्यूरोक्रेट के लड़कों, खराब चरित्र के लोगों, व्यापारियों को ही टिकट देना है तो कार्यकर्ता का दोष कैसे? टिकट दिल्ली से बांटा गया। प्रदेश के भाजपा संगठन और सरकार से कोई लेना देना ही नहीं था। उन कार्यकर्ताओं से भी कोई लेना देना नहीं था जो लोकसभा में प्रभाव रखते हैं और काम करते हैं। यह विश्वास था कि किसी को लड़ा कर जिता लेंगे। अब कोई है मुझे बताए कि बस्ती में 2 बार सांसद रह चुके और इस बार हार चुके हरीश द्विवेदी जी के नेतृत्व में कर्ता का कौन सा गुण है जो उनको नेता बना दिया गया? वो ईमानदार हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, सो अच्छे संगठन हो सकते हैं, लेकिन उनमें नेतृत्व का कोई गुण नहीं है। आप उन्हें क्यों ढो रहे हैं? लखनऊ पब्लिक स्कूल वाले एसपी पटेल को बहुत दिन भाजपा वालों ने टहलाया। वो प्रतापगढ़ में स्थापित हो गए। जब स्थापित हो गए तो विधानसभा का भी टिकट नहीं दिया। संगम लाल गुप्ता का जब अब की विरोध हो गया तब तो एसपी सिंह को या तो टिकट दे देना था अथवा किसी आयोग में या निगम में मैनेज कर लेना था, लेकिन नहीं किया। अब वो आपके फसल को सपा के टिकट पर काट ले गए तो कौन सा आश्चर्य है? यही गलती सपा ने भी वर्तमान में भदोही सांसद विनोद बिंद के साथ की। बहरहाल सपा का तो मैं नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन बीजेपी के बारे में इन्होंने जो लिखा है, आप इससे कितना सहमत है? मैं इससे 100% सहमत हूँ। सबसे बड़ी बात ये है, कम से कम 36 से 38 टिकट बदलने की बात जो है संघ ने भी की थी और यूपी के बीजेपी नेताओं ने भी की थी। एक आध को छोड़ करके कहीं टिकट नहीं बदला गया। मेरठ में बदला गया और जहां बदलने की जरूरत नहीं थी और वहां पे भी बड़ी मुश्किल से सीट निकली है। आपको पता ही है। कानपुर में जो है चूंकि जो पचौरी साहब है अब वो काफी वृद्ध हो चुके हैं, तो उनको टिकट नहीं मिलना था, तो वहां से एक ऐसे आदमी को टिकट दे दिया गया, रमेश अवस्थी को, जिसे कोई जानता नहीं है और जो कभी सहारा टीवी का किसी जिले में जिला संवाददाता था। खैर वो जीत गया। ये इन्होंने अगर टिकट बदले होते और जो लोग अलोकप्रिय हो चुके थे, आपको याद होगा लखीमपुर से अजय मिश्रा टेनी का बेटा अक्टूबर 21 में पलिया कला में केशव प्रसाद मौर्य को आना था किसी कार्यक्रम में। तो वहां पे स्थानीय किसान, जिसमें सिख किसान भी ज्यादा शामिल थे, वो आकर के हेलीपैड के ऊपर बैठ गए, उन्होंने गाड़ियां खड़ी कर दी। तो अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने वहां किसानों पे गाड़ी चढ़ा दी अपनी, उसमें कई किसान मारे भी गए थे और उसको लेकर के बहुत आंदोलन भी हुआ था। उस समय कांग्रेस और उस समय प्रियंका गांधी, राजीव गांधी और राहुल गांधी वहां पहुंचे थे और पंजाब के मुख्यमंत्री जो थे चन्नी साहब भी गए थे लखीमपुर, और भी लोग गए थे। तो छत्तीसगढ़ के आपने, मुख्यमंत्री भी गए थे। हाँ वो भी गए थे। तो आपने और अक्टूबर और फरवरी 22 में विधानसभा का चुनाव सर पर था, लेकिन अजय मिश्रा टेनी को मंत्रिमंडल से नहीं हटाया गया। विधानसभा चुनाव के बाद भी नहीं हटाया गया और उनका बेटा जेल भी गया। उसका मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, उसकी बेल का मामला। उसको 1-1.5 साल बाद उसकी बेल हुई और उसको फिर टिकट दे दिया गया। अगर वहां की जगह किसी कुर्मी को टिकट दिया गया होता तो वो सीट निकल जाती। एक तो उन्होंने ये किया और बड़ा अजीबोगरीब है कि ये कार्यक्रम कौन तय कर रहा है? चुनाव के बीत जाने के 2 हफ्ते बाद अब लखनऊ में ये अफवाह उड़ाई जा रही है कि योगी आदित्यनाथ अमेठी में प्रचार करने ही नहीं गए, जबकि यूपी के मुख्यमंत्री ने 80 की 80 लोकसभा सीट में तमाम सीटों पर तो एक से ज्यादा सभा की है, अमेठी में भी की है, उसके वीडियो मौजूद हैं, उसके और अमेठी की जनसभा की खबरें जो छपी हैं स्थानीय अखबारों में वो मौजूद हैं। उसके बावजूद ये अफवाहें उड़ाई जा रही कि साहब योगी आदित्यनाथ जो है अमेठी नहीं गए, इसलिए स्मृति ईरानी हार गई। स्मृति ईरानी हारी है स्थानीय संगठन के विरोध के कारण चुनाव हारी है। अब आप आगे देखिए, अब यह अफवाह उड़ाई जा रही है कि साहब संघ नाराज है और
और बीजेपी और संघ के क्या रिश्ते हैं, इसकी व्याख्या वही कर सकता है जो दोनों में एक संगठन में लंबे समय तक रहा हो, जो दोनों में एक संगठन के बारे में गहराई से जानता हो। लेकिन टीवी चैनलों में संघ और भाजपा का बचाव करने कौन आते हैं? जिनका कोई संबंध नहीं रहा संघ या भाजपा से। गौरव भाटिया आते हैं, शहजाद पूनावाला आते हैं। गौरव भाटिया तो पहले समाजवादी पार्टी में थे और शहजाद पूनावाला तो अभी बहुत यंग हैं, अभी कुछ ही साल पहले आए हैं बीजेपी में। अरे भाई, बीजेपी में एक से वरिष्ठ लोग हैं, रविशंकर प्रसाद ऐसे लोग जो मुख्य प्रवक्ता रह चुके हैं, अभी इलेक्शन अभी जीत के आए हैं पटना लोकसभा सीट से। तो ये तो हाल है बीजेपी का कि वो संघ के ऊपर ये लोग व्याख्या कर रहे हैं जो ना संघ को जानते हैं ना बीजेपी को जानते हैं। फिर नई घटना, अभी संघ प्रमुख जो है शनिवार को गोरखपुर में थे। संघ के प्रमुख का कार्यक्रमों का जो है वो बहुत एडवांस तैयार हो जाते हैं। 6 महीने पहले, 8 महीने पहले उनका कार्यक्रम बन जाता है और संघ प्रमुख के दौरे का कोई कार्यक्रम जो है वो एकाएक तय नहीं होता। अफवाह ये उड़ाएगी कि साहब संघ प्रमुख जो है योगी से मिलने आ रहे हैं। फिर अफवाह चली कि साहब जो है योगी आदित्यनाथ से उन्होंने मिलने से मना कर दिया। और इंप्रेशन और नैरेटिव ये बनाया गया कि संघ प्रमुख जो है बीजेपी से नाराज हैं, इसलिए वो यूपी के मुख्यमंत्री से मिलने आ रहे हैं। संघ और एक सामान्य आदमी को ये जानकारी है, संघ कभी भी भारतीय जनता पार्टी के दैनिक मामलों में, रूटीन मामलों में कभी कोई हस्तक्षेप नहीं करता। संघ भाजपा के बीच में हमेशा समन्वय बैठक में ये मामले तय होते हैं, उनका एक फोरम है और ये उनकी पुरानी प्रैक्टिस है। और जो अभी प्रोग्राम है, तथ्य ये है कि योगी आदित्यनाथ खुद संघ से नहीं है। हाँ, और 31 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक 3 दिन की समन्वय बैठक केरल में होने की खबर आई है। वहां पे प्रधानमंत्री भी होंगे, बीजेपी अध्यक्ष भी होंगे और संघ के प्रमुख भी होंगे, अन्य लोग भी होंगे। तो संघ का ये उनकी एक स्थापित इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, ये उनकी स्थापित परंपरा, जिसके अनुसार वो काम करते हैं। लेकिन अफवाह की फैक्ट्री लगातार काम कर रही है। यहां तक कहा गया, अच्छा अब देखिए, अगर संघ प्रमुख मान लीजिए मिल लेते अगर मुख्यमंत्री से में और जो विरोधियों का जो नैरेटिव बनता कि संघ प्रमुख मोदी से नाराज है, उन्होंने अकेले में योगी के पीठ पे हाथ धरा, या तो ये कहा जाता। अब मुलाकात नहीं हुई, जो कि कभी तय ही नहीं थी। जब मुलाकात नहीं हुई तो कहा गया कि साहब देखिए संघ प्रमुख बीजेपी से नाराज हैं। और फिर कहानी क्या बनाई जा रही है कि साहब वो जो है संघ प्रमुख ने योगी से मिलने का प्रस्ताव ठुकराया। अरे भाई, इसका आधार क्या है? किसने बताया आपको? ये जिस व्यक्ति ने आपसे ये कहा संघ के कि साहब यूपी के मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया, संघ प्रमुख ने प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, क्या किसी ने आधिकारिक टिप्पणी ये की है? कुछ नहीं की है। तो ये अफवाह चल रही है और इस अफवाहों को काउंटर करने का कोई प्रयास नहीं हो रहा। जैसे कि ये अफवाह चली कि संविधान खत्म हो जाएगा और आरक्षण खत्म हो जाएगा, इसको ठोस तरीके से काउंटर करने का प्रयास नहीं किया गया। यहाँ तक कि बीच में खबर आ गई और एक बात लोग भूल जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब की बार इस चुनाव में जितना हस्तक्षेप हुआ, जितना इंटरफेरेंस हुआ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स एक दिन में 6000 गिरा। जिस तरीके से सोशल मीडिया को मैनिपुलेट किया गया, यूट्यूब को मैनिपुलेट किया गया और जो लोग बीजेपी के विरोधी नहीं थे यूट्यूबर्स, उनकी रीच को कम कर दिया गया। और सोशल मीडिया का जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ट्विटर या एक्स, उसमें भी काफी मैनिपुलेशन किया गया, लोगों की रीच कम कर दी गई। और जो आपके पास मैसेज आ रहे थे फॉर यू करके, उसमें सारा बीजेपी विरोधी पूरा कंटेंट भरा हुआ था, तो वो भी मैनिपुलेशन बहुत हुआ है। तो इस सब के बावजूद बीजेपी की ओर से ऐसा प्रयास होते नहीं दिखा कि भारतीय जनता पार्टी दुष्प्रचार को रोकने के लिए कुछ कर रही है। और ये काम इसलिए भी मुश्किल हो गया कि केंद्रीय नेतृत्व ने सब कुछ काम अपने, पूरा माइक्रो मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लिया था। यूपी के संगठन को कहीं कुछ पता ही नहीं था, बस वो केवल लॉजिस्टिक मैनेजमेंट कर रहे थे कि वहां पे गाड़ी देनी है, वहां पे उसके ठहरने की व्यवस्था करनी है और इनको हेलीकॉप्टर देना है, बस यही काम ये लोग कर रहे थे। तो अब ये जो बीजेपी में वायरस आया है,
जिसका हमें हमें असर दिखाई पड़ रहा है उत्तर प्रदेश में, जिसके कारण ये हारे। तो बीजेपी की कमजोरी का अपोजिशन ने भरपूर लाभ उठाया और बीजेपी के 400 पार के नारे ने अपोजिशन के काम को और ज्यादा आसान कर दिया। ये बात बहुत साफ हो गई है अब ये। और ठाकुर नाराज हैं, ब्राह्मण नाराज हैं, ये अफवाहें खूब फैलाई गई, जम करके फैलाई गई। और ये भी कहा जा रहा है कि सब पश्चिम के ठाकुर नाराज हैं, फिर कहा गया पूरब के ठाकुर नाराज हैं, फिर कहा गया पूरब के ब्राह्मण नाराज हैं। जबकि सीएसडीएस का पोस्ट पोल स्टडी का जो डाटा आया है, ओवरवेलमिंग मेजोरिटी ऑफ द अपर कास्ट ठाकुर एंड ब्राह्मण ने वोट बीजेपी को दिया है। ये डाटा से साबित हो चुका है। और उस डाटा से यह भी साबित हुआ है कि 30% से ज्यादा पारसी वोट बीजेपी से छिटका है और अति पिछड़े वर्ग का वोट भी बीजेपी से छिटका है। तो इस चुनाव ने बीजेपी के सामने ये चुनौती पेश की है कि जिस जाति की राजनीति जिनको आपने बोतल में बंद कर दिया था, समाज को तोड़ने वाली, समाज में विघटन पैदा करने वाली जो जो जातिवाद की राजनीति थी, उसको आपने समावेशी विकास यानी सबका साथ सबका विकास के पॉलिटिकल मॉडल के साथ, पॉलिटिकल प्रोग्राम के साथ आपने जो आगे बढ़ाया था, उसको झटका लगा है। बीजेपी पे आप सब आरोप लगा सकते हैं, लेकिन कोई आरोप ये नहीं लगा सकता कि किसी भी कल्याणकारी योजना का लाभ देने में कहीं कोई भेदभाव किया गया हो। चाहे वो डेढ़ करोड़ से ऊपर जो है आपके बिजली कनेक्शन हो, चाहे वो 1.5 करोड़ की संख्या में एलपीजी कनेक्शन हो, चाहे वो आवास हो या नल से जल हो या आयुष्मान भारत की योजना हो या जो हेल्थ इंश्योरेंस की योजना है या पीएम किसान सम्मान योजना हो या वीरेन जी, जो जो फ्री वो फूड ऋण की वो योजना हो, कहीं कोई किसी किस्म का भेदभाव नहीं हुआ। फिर भी ये जाति की राजनीति कैसे खड़ी हो गई, ये बहुत बड़ा विचारणीय विषय है। वीरेन जी, 2027 में थोड़ा समय है, लेकिन इतना भी समय नहीं है कि उसकी चिंता ना की जाए, क्योंकि 2027 को आप जीतेंगे तब 2029 में जाकर के फिर से आप स्थितियां संभाल पाएंगे या सुधार पाएंगे। अब रास्ता क्या है? रास्ता केवल ये है कि जो वायरस अब डिटेक्ट हुआ है, जो सामने आया है, और जिस तरीके से दिल्ली से माइक्रो मैनेजमेंट किया जा रहा है, जिस तरीके से यूपी के संगठन से संबंधित फैसले दिल्ली में लिए जा रहे हैं, जिस तरीके से यूपी के मुख्यमंत्री को सारी चुनाव संगठन के निर्णयों की प्रक्रिया से दूर रखा गया है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कोई भूमिका नहीं है टिकटों के चयन में, उम्मीदवारों के चयन में, ये सब जो है एनामोलीज हैं, ये सब जो है असामान्य बातें हैं, इनको दूर करना होगा, इन कॉन्ट्रडिक्शन को दूर करना होगा। यूपी बहुत ही जटिल स्टेट है। यूपी का एडमिनिस्ट्रेशन चलाना कोई आसान काम नहीं है। जो आदमी मुख्यमंत्री पद पे बैठा, आप उससे पूछे तो आपको मालूम पड़ेगा यूपी कितना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट स्टेट। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से पिछले 7 सालों में यूपी की पूरी बेलगाम हो चुकी कानून व्यवस्था को काबू में लाए, जिस तरीके से संगठित माफिया गिरोह पे लगाम लगाई है, बड़ी संख्या में लोगों को जेल भेजा है, और इन माफिया गिरोहों की हजारों करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है, और माफिया का इलाज है उसके आर्थिक साम्राज्य को ध्वस्त कर दो। योगी आदित्यनाथ ने माफिया के आर्थिक साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया। सबसे बड़ा काम हुआ है कि काउ स्लॉटर बंद हो गया, गो हत्या बंद हो गई, गायों की स्मगलिंग जो होती थी यहाँ से लेके बिहार और बंगाल होते हुए जाती थी बांग्लादेश, 11 लाख 12 लाख गायों का हर साल यहाँ से स्मगलिंग हो रही थी वेस्ट बंगाल के बॉर्डर से। इट हैज कम डाउन टू जीरो। और इतना ज्यादा जहां कोई जमीन विवादित है, एक माफिया आया, उसने जमीन पे कब्जा किया और उस पर बिल्डिंग खड़ी हो गई, कमर्शियल बिल्डिंग खड़ी हो गई, मैसिव डेमोलिशन हुआ। तो ये चीज ऐसी है जो लोगों को लगती है इनविजिबल है, अदृश्य है। जरा लोगों से पूछिए मेरठ में और नोएडा में, बरेली में, मुरादाबाद में और सहारनपुर में उनका क्या अब है नजरिया सरकार के बारे में। खासकर मुजफ्फरनगर के लोगों से पूछिए कि हिंदू लड़कियों का घर से निकलना अब आसान हो गया है, पहले सोच नहीं सकती थी। तो ये सब जो जो चेंजेस आए हैं और साथ में जो डेवलपमेंट वर्क हुआ है, इस सब के बावजूद ये
जो बीजेपी को जो हार का सामना करना पड़ा है, इसमें बड़ी हद तक जिम्मेदारी स्वयं बीजेपी के संगठन की है, कैंडिडेट की लापरवाही की है, काहिली की है, आलस की है कि साहब मोदी तो है ही, राम मंदिर बन गया, चुनाव तो हमारा निकल ही जाएगा। उन्होंने भी स्थानीय संगठन की उपेक्षा की, उन्होंने भी स्थानीय नेताओं को और अपने लोकसभा क्षेत्र के अंदर पड़ने वाले विधानसभा क्षेत्र के विधायकों को अपने साथ लेने की, उनसे समन्वय स्थापित करने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया। उसका परिणाम है कि आज बीजेपी के ये केवल 33-34 के एमपी जीते हैं और बाकी हार गए हैं। और हार की वजह और ऐसा नहीं है कि रायबरेली के अलावा और अमेठी के अलावा कहीं हार जो है 4 लाख 5 लाख में हो। ये बात सोचने की है कि वाराणसी लोकसभा सीट में प्राइम मिनिस्टर की जीत का मार्जिन मात्र 1.5 लाख रह गया और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जो वहां से उम्मीदवार थे, उनको 4 लाख से ज्यादा वोट मिला। कैसे मिला, क्यों हुआ, इसकी बहुत बारीकी से समीक्षा होनी चाहिए। तो 2027 की जहां तक बात यह है, जो भी संगठन और सरकार के बीच में जो भी गतिरोध है, केंद्र और राज्य में जो कम्युनिकेशन गैप है या जिस शैली में कार्य हो रहा है, इसमें परिवर्तन आवश्यक है। और यूपी की लीडरशिप का कॉम्प्रिहेंसिव पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल प्रोसेस, संगठन के संबंधित हर कार्य में यूपी की लीडरशिप का पूरा पार्टिसिपेशन पहली शर्त है। उसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री यूपी में बीजेपी संगठन का टॉप की जब बात आएगी यूपी के लीडर्स की, तो 2 लोग सबसे ऊपर होंगे, मुख्यमंत्री और प्रदेश का अध्यक्ष। तो ये सब जो लगातार 4 बार जीत हुई है, उसके चलते जो एक कॉम्प्लेसेंसी आ गई है कि हम तो चुनाव जीत ही लेंगे, उसका जो भाव पैदा हुआ है और उसके चलते जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के जो आग्रह हैं, जो उसके ऑब्लिगेशंस हैं, उसको भी एड्रेस करना होगा कि आखिरकार ये जो अति पिछड़े वर्ग के लोग जो थे या जो गैर जाटो वर्ग के लोग थे, वो बीजेपी से क्यों छिटके, उनकी क्या आकांक्षाएं थी, उनकी क्या ऐसी शिकायतें थी, अब उनकी क्या आकांक्षा है और उनकी शिकायतों को दूर करके उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति कैसे की जा सकती है। ये सारी बातें पॉलिटिकल लेवल पे और संगठन के लेवल पे होंगी, क्योंकि जहां तक विकास कार्यों का, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाना था, उस पे तो सरकार लगभग सैचुरेशन पे आ चुकी है। और हालांकि पीएम ने पदभार तीसरी बार पद संभालते ही पहली घोषणा की 4 करोड़ मकान और बनेंगे और पीएम किसान सम्मान योजना की उन्होंने एक किस्त और जारी कर दी। पीएम कल आ रहे हैं वाराणसी, वहां पे वो फिर एक पीएम किसान सम्मान योजना की एक किस्त जारी करने वाले हैं। कल्याणकारी तो बहुत हो गया, लेकिन अस्मिता की राजनीति को भी बीजेपी को बहुत ही सावधानी के साथ एड्रेस करना होगा। जाति आधारित एस्पिरेशन जो लोगों की हैं, जो आकांक्षाएं हैं, वो एक दिन में खत्म नहीं हो सकती। पिछले 30-35 सालों में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने और समाजवादी पार्टी ने घनघोर नंगे जातिवाद के आधार पर लोगों को गोलबंद किया, भरमाया और वास्तव में उनको कोई भी भौतिक लाभ नहीं मिला, लेकिन वो केवल जाति के नशे में मस्त थे, तो ये मानना कि वो केवल 7-8 साल में उससे पूर्णतः मुक्त हो जाएंगे, ये सोच मेरे विचार से गलत है। और आपको जो इन कारणों को एड्रेस करना होगा कि जाति आधारित आइडेंटिटी पॉलिटिक्स क्यों फ्लरिश हुई थी, आप कैसे उसको काबू करने में सफल रहे और दोबारा वो बिल 10 साल के बाद वो जिन बोतल के बाहर कैसे आ गया, इसको बहुत ईमानदारी से एड्रेस करना होगा। और आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलता है कि आपने उस पर आरोप लगा दिया, अब आप इसमें फॉल गई मत ढूंढिए कि हम किसी एक आदमी को पकड़ लें और इसको पद से हटा दें, समस्या का समाधान, ऐसे समाधान नहीं होने वाला है। इट हैज टू बी कॉम्प्रिहेंसिव, पूरा सामूहिक रूप में मामले को देखना होगा, तभी इसका समाधान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी, आप जुड़े और आपने विशद विश्लेषण किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्कार सर।